हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में इलेक्ट्रिकल ब्रांच 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चैप्टर 6 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो आपका यूडब्ल्यू सब्जेक्ट है, इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। इसमें आपका दूसरा चैप्टर और छठवां चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 6 जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसके सभी टॉपिक को इस मैराथन क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो स्टूडेंट सारे क्लासेस ले चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, उनका इस क्लास में रिवीजन हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो इस क्लास को ध्यान से देखें और जितने भी टॉपिक यहाँ पर आपको बता रहे हैं अपने नोट्स में नोट करते चलें और एक बार रिवीजन कर लेंगे तो वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो ठीक है। तो आप लोग इस मैराथन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो आज के इस मैराथन क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। में इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सारे टॉपिक लगभग इंपॉर्टेंट ही हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बता दें चैप्टर 6 से पूछा जाएगा और चैप्टर 2, ये दो चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इनमें ज़्यादा टॉपिक हैं तो इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर 6 के सभी टॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता क्या है और इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रिक से जो चले ट्रैक्शन सिस्टम, यानी कि ट्रैक्शन का मतलब होता है मतलब कि ऐसा वाहन या ऐसा कोई भी सिस्टम जो इलेक्ट्रिक का उपयोग करे चलने के लिए, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, एक प्रकार का प्रौद्योगिकी है जो वाहनों को चलाने के लिए क्या करता है, बिजली का उपयोग करता है। अब जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन टेक्निक है इसका उपयोग हम रेलगाड़ी हो गया, मेट्रो ट्रेन हो गया, बस हो गया, ट्रक, इन सब में करते हैं। इससे वाहनों का क्या होता है, इसमें वाहनों का जो इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, इसका कॉस्ट कम आता है और इलेक्ट्रिक के यूज़ करने की वजह से इसमें प्रदूषण भी कम होता है। अगर इसको हम डेफिनेशन इसका देना चाहें तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके वस्तुओं को किसी सतह पर गति कराना ही इसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक से आजकल मेट्रो ट्रेन, इलेक्ट्रिक कार, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गया है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ही इन्हें बोला जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पर जो कंटेंट हम आपको दिखा रहे हैं आप सेम टू सेम आप एग्जाम में लिख सकते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट करके आप रिवीजन भी इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वाहनों को चलाने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी वाहन होते हैं उसको हम बिजली की सहायता से चलाते हैं और ये जो बिजली की सहायता से क्या चलाते हैं, सबसे पहले मोटर चलाते हैं, इससे आपका वाहन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन इस प्रकार से भी दे सकते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने वाले संसाधन जिस पर कार्य करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन कहते हैं। और जो संसाधन इलेक्ट्रिक सप्लाई का कारण ऑपरेट होते हैं उसमें होने वाले ट्रैक्शन की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक से अगर हम किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं या इलेक्ट्रिक से अगर कोई सिस्टम है वो वर्क करता है जो ट्रैक्शन टाइप का होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलेंगे। अब देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के फायदे, यानी कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है बिल्कुल यह नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा ट्रैक्शन सिस्टम है क्योंकि इसमें क्या होता है, डीजल आदि का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा इसमें आपका किसका क्या एडवांटेज है कि जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है इसमें ना तो हमको फ्यूल को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही फ्यूल को रीफ्यूल करने की, यानी कि मतलब कि इलेक्ट्रिक अगर इसको हम इलेक्ट्रिक से यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिक का प्रवाह निरंतर होता रहता है और आपका जो सिस्टम है, यानी कि जो मेट्रो ट्रेन हो गया या इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो भी उपकरण हैं वो क्या होते हैं, ऑपरेट होते रहते हैं, उसमें हमको किसी प्रकार की फ्यूल को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में क्या होता है, इस प्रणाली में लाइट हो गया, एसी हो गया, इन सब के लिए अलग से हमको जनरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। और जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गया इसका स्टार्टिंग टार्क जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो इंजन यूज़ किए जाते हैं वो अपेक्षाकृत हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को हम शीघ्र मतलब कि क्विक ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब तुरंत ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इसकी काफ़ी टाइम नहीं लगता है। अब इसमें देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गया इसमें सहायक उपकरण की आवश्यकता भी नहीं होती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ब्रेकिंग, जो आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग और प्लगिंग, ये सब आप आगे पढ़ेंगे तो इस जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो ब्रेकिंग सिस्टम होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है। तो इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम यह भूमिगत तथा मेट्रो रेलवे के लिए एक आदर्श प्रणाली है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के एडवांटेज।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के क्या डिसएडवांटेज यानी इसके नुकसान क्या है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है इसका कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। इसमें इसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, क्योंकि चूंकि इसमें इलेक्ट्रिक पर व्यवहार करता है तो इसमें इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा एक जाल होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है काफ़ी ज़्यादा जटिल होता है। इसमें देखिए इसमें करंट लीकेज वोल्टेज ड्रॉप की समस्या बनी रहती है। इसमें विश्वसनीयता जो होती है काफ़ी कम होती है, क्योंकि विश्वसनीयता जो है कम इसलिए होती है, यानी कि रिलायबिलिटी जो है इसमें इसलिए कम होती है क्योंकि बिजली खराब होने पर संपूर्ण प्रणाली जो है वो ध्वस्त हो सकती है। इसका एक और नुकसान यह है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए जो हम बैटरी यूज़ करते हैं, यानी कि किसी मेट्रो स्टेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, बैटरी का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर जैसे बिजली चली जाती है तो लाइट के लिए, फ़ैन के लिए क्या होता है, वो बैटरी यूज़ किया जाता है। तो जो बैटरी होते हैं ये प्रदूषण उत्पादक होते हैं, यानी कि इसके अलावा बैटरी के यूज़ करने के बाद उन्हें ठीक से निस्तारित करना भी जरूरी होता है, अन्यथा या पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के क्या एडवांटेज हैं और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के क्या डिसएडवांटेज है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही एग्जाम में बन सकता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में विभिन्न प्रकार के सिस्टम यानी कि टाइप्स होते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम यहाँ पर बात करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो रेलगाड़ी चलती है उस तो हमको जितनी दूर तक आपकी रेलगाड़ी जाएगी, जितना दूर तक रेल का मतलब कि रूट होगा, उतना लंबा हमको क्या करने का, उतना लंबा हमको इलेक्ट्रिफिकेशन विद्युतीकरण करना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, रेल पथ यानी कि जो रेल की पटरी होती है उसके किनारे किनारे एक निश्चित दूरी पर हमको सब स्टेशन बनाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनाना पड़ता है और ओवरहेड लाइन से संबंधित इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ें करना पड़ता है। क्योंकि यह जो आपका मेट्रो हो या रेल हो गया बेसिकली इलेक्ट्रिक पर ही चलते हैं, तो इसलिए क्या होता है पूरे रेल पथ के किनारे किनारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमको विद्युत उपकेंद्र हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, इन सब का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है वो 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली। ठीक है, पहला होता है आपका डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, दूसरा होता है एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और तीसरा होता है डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और चौथा होता है आपका सम्मिश्र प्रणाली, कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि दोनों इसमें मिक्स होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं हम कि डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए जो डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है ये भी एक प्रकार का ट्रैक्शन सिस्टम होता है। ये भी क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रिक का ही यूज़ करता है। इसमें जो विद्युत ऊर्जा जो होती है एक निरंतर धारा के रूप में ट्रैक्शन मीटर में भेजी जाती, ट्रैक्शन मोटर लगी होती है उसमें भेजी जाती है जो गाड़ी को चलाती है। देखिए जो डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का इसका एक एडवांटेज यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा का उपयोग जो है वो काफ़ी कम होता है और इससे क्या होता है, बचत होता है। इसके अलावा इसमें उच्च टार्क और उच्च शक्ति होती है जो गाड़ी को आसानी से चलाने में मदद करती है। और डीसी ट्रैक्शन सिस्टम जो होता है इसमें डीसी सीरीज मोटर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और वोल्टेज लेवल के आधार पर जो आपका डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका लो वोल्टेज डीसी ट्रैक्शन सिस्टम और दूसरा होता है आपका हाई वोल्टेज डीसी ट्रैक्शन सिस्टम। अब देखते हैं एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है वाहनों के लिए एक बहुत ही उन्नत प्रकार का ट्रैक्शन होता है, बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन सिस्टम होता है। यह ट्रैक्शन भी क्या करता है, मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करता है। और इसमें एसी वाले में क्या होता है, एसी वाले में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको विभिन्न तरीकों से बदला जाता है, यानी कि रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको हम एसी को डीसी में भी बदल सकते हैं। ठीक है, जो एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का उपयोग हम वाहनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह ट्रैक्शन वाहनों को क्या करता है, बहुत अधिक सुरक्षित बनाता है और उनकी चालकता को बेहतर बनाता है। अगर हम बात करें सिंगल फेज 25 kV 50 हर्ट्ज पर एसी विद्युतीकरण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यही होता है कि 25 kV 50 हर्ट्ज। ठीक है, और डीसी मोटर की अपेक्षा जो एसी मोटर की इफिशियंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। तो ये था आपका एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। अब बात आती है डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम की। ठीक है, तो देखिए डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब है एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए, जो ट्रेन को चलाने के लिए उपयोग की जाती है और जो 2 विभिन्न ऊर्जाओं का संयोजन करती है, यानी कि यह जो है क्या करती है, ऊर्जा डीजल और विद्युत दोनों से आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो होता है रेलगाड़ियों को चलाने के लिए एक विशेष प्रणाली है जो 2 विभिन्न ऊर्जाओं का संयोजन करती है। यह ऊर्जा डीजल और विद्युत दोनों से आती है। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एक आधुनिक प्रणाली है जो रेलगाड़ी को संचालित करती है। तो अभी आपको आगे बताएंगे कि डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है और कैसे यह वर्क करता है। देखिए जो आपका डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है ये एक प्रोपल्सन सिस्टम है जो लोकोमोटिव जहाज हो गया इन सब में इसका यूज़ किया जाता है।
इस सिस्टम में जो होता है एक विद्युत जनरेटर को चलाने के लिए एक डीजल इंजन का यूज़ करते हैं। जो इसमें विद्युत जनरेटर को चलाने के लिए हम एक डीजल इंजन का यूज़ करते हैं। जो डीजल इंजन होता है यह क्या करता है, पावर को जनरेट करता है। अब जो पावर जनरेट हो जाता है उसका उपयोग हम क्या करते हैं, जो ट्रेन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर लगी है उसको बिजली देने के लिए करते हैं, और इसका उपयोग फिर रेलवे में किया जाता है। इसमें जो डीजल इंजन होता है वह रोटेशनल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए डीजल फ्यूल को जलाता है, और इस ऊर्जा का उपयोग तब तक विद्युत जनरेटर को चलाने के लिए किया जाता है जो मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन मोटर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो व्हील्स या प्रोपेलर से कनेक्ट होती है। तो बेसिकली ये डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है। डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बेसिकली देखिए होता क्या है, इसमें एक विद्युत जनरेटर होता है, उसको चलाने के लिए हम डीजल इंजन का यूज़ करते हैं। अब डीजल इंजन से जो हमको शक्ति मतलब पावर जनरेट होता है, उस पावर को हम क्या कर देते हैं, जो ट्रेन में मोटर लगी है उस मोटर को कर देते हैं। ठीक है, जब मोटर चलता है तो उससे क्या होता है, जब जैसे कि इसमें देखिए जब मोटर चलता है उससे क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर से व्हील जो कनेक्टेड होता है वो व्हील भी क्या करने लगता है, ऑपरेट होने लगता है। तो ये था आपका डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रैक्शन सिस्टम में अर्बन सब अर्बन मेन लाइन सर्विस। इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रैक्शन सिस्टम में शहरी, उपनगरीय और मेन लाइन सेवा होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम में शहरी, उपनगरीय और मेन लाइन सेवा क्या होता है बेसिकली। तो देखिए अर्बन, सबअर्बन और मेन लाइन ये तीन होते हैं, आपके सिलेबस में भी यही दिया गया है। ये जो तीन यहाँ पर सर्विस होती है ट्रैक्शन सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये सेवाएं जो क्या करती हैं, ये सर्विसेज जो होती है, शहर हो गया, आपके उपनगर हो गए, वहाँ के लोगों को आसानी से एक से दूसरे स्थान पर जाने का मौका देती है तथा उन्हें अपनी ज़रूरतों के अनुसार ट्रांसपोर्ट का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है, शहरी सेवा जो होती है, उपनगरीय शहरी सेवा, उपनगरीय सेवा और मेन लाइन सेवा के बीच में अंतर इस बात का होता है कि जो शहरी सेवा है, ठीक है, जो शहरी सेवा है वो शहर के भीतर के परिवहन संबंधित होता है, और जबकि उपनगरीय सेवा जो है वो शहर से बाहर के क्षेत्रों के लिए होता है, और जो मेन लाइन सेवा है वो दो शहरों के बीच के संचार के लिए उपलब्ध होता है। तो आपको समझ में आ गया, शहरी का मतलब होता है कि शहर के मतलब कि केवल शहर के भीतर, शहर के केवल अंदर अंदर, जैसे आप दिल्ली में देखते हैं तो दिल्ली मेट्रो क्या करती है, केवल दिल्ली में ही चलती है। ठीक है, और जो आपका शहरी के अलावा जो उपनगरीय होता है वो दो शहर को जोड़ती है। ठीक है, जो उपनगरीय होता है वो जो उपनगरीय होता है वो शहर से बाहर के लिए होता है, और जो मेन लाइन आपका होता है वो दो शहरों के बीच के लिए होता है। तो ये अंतर आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर शहरी सेवा के लिए। देखिए जो शहरी सेवा है उसका मतलब होता है कि शहर में जो भी आवास करने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें सिविल इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन, ट्रांसपोर्टेशन, पानी और स्वच्छता भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये आपका शहरी सेवा होता है। तो यहाँ पर आपको हम अर्बन सर्विस यानी कि शहरी सेवा के बारे में बता रहे थे। देखिए अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो आपको लिखना क्या होगा, ट्रैक्शन सिस्टम में जो नगरीय सेवाएं होती हैं मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के भीतर प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक परिवहन उद्देश्यों के लिए होती हैं। ट्रैक्शन सिस्टम में नगरीय सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है नगर के निवासी और आगंतुकों के लिए इफिशिएंट और रिलायबल और टिकाऊ परिवहन विकल्प प्रदान करना। देखिए शहरी रेलवे सेवा में बार बार स्टॉप होता है। इन स्टॉप के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर या उससे कम होती है, इसलिए इन सेवाओं के लिए ट्रेन के रुकने तथा पूर्ण गति प्राप्त करने में कम समय लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप थोड़ी थोड़ी दूर पर होता है। तो इस ट्रेन की स्पीड, इसमें भी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं होती है और ये पूर्ण गति प्राप्त नहीं कर पाती है ट्रेन। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका त्वरण जो होता है वो 1.5 to 4.0 किलोमीटर पर हावर सेकंड होता है। अवमंदन की बात करें यहाँ पर तो 3 to 4 kmph होता है। अधिकतम गति की बात करें 100 किलोमीटर पर हावर होता है। दो स्टेशनों के मध्य दूरी जो होता है 1 किलोमीटर होता है। रनिंग एंड कॉस्टिंग पीरियड की बात करें तो यह फुल स्पीड पर चलने की अवधि जो होती है इसकी लगभग 0 होती है। अब बात आती है सब अर्बन सर्विस। तो सब अर्बन सर्विस क्या होता है, तो देखिए अगर दो स्टेशनों के बीच की दूरी 1 से 7 किलोमीटर की रेंज में है तो इस प्रकार के ट्रैक्शन सर्विस को हम सब अर्बन सर्विस कहते हैं। इन सेवाओं के लिए ट्रेन के रुकने तथा पूर्ण गति प्राप्त करने में कम से कम समय लगना चाहिए। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो इसका त्वरण जो होता है, जो यहाँ पर हमने बता रहे हैं आपको सब अर्बन सर्विस, इसका जो त्वरण होता है वो 1.5 to 5.0 होता है। अवमंदन जो होता है 3 to 4 होता है, और अधिकतम गति की बात करें तो 120 किलोमीटर पर हावर होता है। दो स्टेशनों के मध्य की दूरी जो होता है 1.5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर होता है। और रनिंग एंड कॉस्टिंग पीरियड की बात करें तो पूर्ण गति पर चलने की अवधि जो होती है वो बहुत कम होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम मेन लाइन सर्विस की।
ठीक है। तो देखिए मेन लाइन सर्विस यानी कि मुख्य लाइन सेवा, मुख्य लाइन सेवाओं के लिए ट्रेन के रुकने के स्थान दूर दूर होते हैं, अतः ऐसी ट्रेन के इंजनों को अधिकतम गति अधिक होनी चाहिए। त्वरण की बात करें तो इसका 0.6 से 0.8, अवमंदन की बात करें तो 1.5, अधिकतम गति की बात करें तो 160 किलोमीटर पर आवर। दो स्टेशनों के मध्य की दूरी बात करें तो 10 किलोमीटर से अधिक होती है। चूंकि मेन लाइन सर्विस दो शहरों को जोड़ती है तो इसमें 10 किलोमीटर दूरी क्या होती है, दो स्टेशनों के मध्य के बीच की दूरी जो होती है 10 किलोमीटर होती है। और रनिंग एंड कॉस्टिंग पीरियड की बात करें तो यहाँ पर इसका रनिंग एंड कॉस्टिंग पीरियड जो होता है, पूर्ण गति पर चलने की अवधि जो होती है वो अधिक होती है। तो एग्जाम में इसके बारे में लिखने के लिए आएगा अर्बन, सबअर्बन और मेन लाइन सर्विस का, और इसका स्पीड टाइम कर्व बनाने के लिए आएगा। ठीक है, अर्बन सर्विस के लिए स्पीड टाइम कर्व बनाने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बना देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पीड टाइम कर्व जो है मेन लाइन सर्विस के लिए, तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। और स्पीड टाइम कर्व फॉर सबअर्बन सर्विस, तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना होगा। इस डायग्राम को हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो यहाँ पर आप कर देख के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी इसको समझने के लिए आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको समझाने में टाइम लगेगा। अब देखिए एसेसरीज फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसेसरीज फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि हमने आपको बताया कि जो आपकी रेलगाड़ी होती है, जो ट्रेन होती है, वो जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक हमको पटरी पर उसको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि इलेक्ट्रिक को बिछाना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई देना पड़ता है। तो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कि ट्रैक को विद्युत जो ट्रेन की पटरी होती है उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट लगने वाला है। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेगा। तो देखिए ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सहायक उपकरण का मतलब होता है रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कंपोनेंट और उपकरण। देखिए ये एसेसरीज जो होती है ट्रेन को पावर सप्लाई करने के लिए आवश्यक होते हैं। और जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में उपयोग की जाने वाले कुछ सामान्य एसेसरीज यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। तो जब एग्जाम में आएगा तो इसके बहुत सारे एसेसरीज होते हैं जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ जो सरल है वो यहाँ पर आपको बताए हैं, आपको 5-6 लिख देंगे तब भी आपको एग्जाम में फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम। तो आप समझते हैं कि ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम क्या होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं OCS। ठीक है, ये देखिए यह क्या होता है, यह इलेक्ट्रिक ट्रेनों को पावर सप्लाई के लिए ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक ट्रेन को पावर सप्लाई देते हैं तो इसके लिए आपका ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। OCS में अगर आगे जो भी ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम टर्म आएगा तो हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे OCS। ठीक है, तो OCS में तारों का क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, इसी को हम बोलते हैं कैटेनरी। ठीक है, अब ये करता क्या है, यह क्या करता है, ट्रेनों को बिजली आपूर्ति करने के लिए पटरियों के ऊपर निलंबित यानी कि सस्पेंडेड होता है। आप देखे होंगे पटरी के ऊपर जो ट्रेन इलेक्ट्रिक से चलती है, पटरी के ऊपर एक प्रकार का वायर आप लोग देखे होंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो OCS को हम ओवरहेड लाइन या ओवरहेड वायर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप लोगों ने पेंटोग्राफ देखा होगा, पेंटोग्राफ से मतलब पेंटोग्राफ किससे कनेक्ट रहती है, एक ओवरहेड वायर से कनेक्ट रहती है हल्का सा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम, इसको ओवरहेड वायर सिस्टम या फिर ओवरहेड लाइन भी बोल सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, OCS जो है आपका, इसका मुख्य उद्देश्य होता है ट्रेन को इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करना। ठीक है, इसमें जो है कॉन्टैक्ट वायर होता है जो विद्युत धारा को कैरी करता है, तथा मैसेजनल वायर होता है जो सपोर्ट प्रदान करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम क्या है, बहुत ही इजी है, आप लोग लिख लेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं पेंटोग्राफ कि पेंटोग्राफ क्या होता है। ठीक है, पेंटोग्राफ आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन की छत पर लगा होता है, और जो ओवरहेड तार हमने आपको यहाँ पर बताया उसका कनेक्शन पेंटोग्राफ से होता है, ताकि इलेक्ट्रिक पावर जो है पेंटोग्राफ कलेक्ट कर सके। देखिए पेंटोग्राफ जो है आपका एक प्रकार का करंट कलेक्टर डिवाइस होता है जो ओवरहेड लाइन से करंट को क्या करता है, कलेक्ट करके लोकोमोटिव में लगे ट्रांसफार्मर को देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ट्रेन के ऊपर जो आपको देखे होंगे पेंटोग्राफ है जो ओवरहेड लाइन कनेक्ट होती है, उसमें AC पावर होता है, DC पावर होता है। तो उसमें AC पावर होता है, तो AC पावर होता है, उसको हमको चेंज करना है तो वहाँ पर हम कई प्रकार के इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे रेक्टिफायर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, तो वहाँ पर सबसे पहले इसकी सप्लाई जाती है।
अब जो यहाँ पर इसको हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई तो दे दिए, ट्रांसफार्मर जो होता है यह ट्रेन में लगे मोटर के ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार वोल्टेज को रेगुलेट करता है और फिर क्या करता है, मोटर में भेज देता है, जिससे हमारा लोकोमोटिव क्या होता है, चलता है। मतलब कि पेंटोग्राफ का मुख्य काम होता है ओवरहेड से करंट को कलेक्ट करना और मोटर तक सप्लाई को पहुंचाना। ये इसका बेसिक काम होता है। उसके बीच में आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना है, आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली इसमें बात नहीं, बहुत ही कठिन भी नहीं है सब्जेक्ट, आपको बस थोड़ा सा रटना कम है, समझना है। ठीक है, तो आप लोग ट्रेन देखे होंगे दैनिक जीवन में, तो ट्रेन के सारे कंपोनेंट के बारे में सोचिए, कैसे इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, कैसे इसके मोटर चलते हैं, कैसे इसके पंखे चलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आप समझने की कोशिश करेंगे तो खुद ही एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक पेंटोग्राफ का डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो इसी पेंटोग्राफ के डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये चीज, ये ट्रेन का छत है और इसी पर क्या किया गया है, इस सपोर्ट की सहायता से पेंटोग्राफ को सेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट आपको ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका होता है मेटलाइज कार्बन स्ट्रिप होता है और ये इसको हम पैलेट भी बोलते हैं। ये इसका अपर आर्म होता है और ये जो दो आर्म यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये जो होता है गाइडिंग रॉड होता है और ये लोअर आर्म होता है। ठीक है, और ये लिफ्टिंग डिवाइस होती है। तो ये कंपोनेंट इसमें लगे होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हमने बताया कि मेटलाइज कार्बन स्ट्रिप लगा होता है, इसकी वजह से जल्दी घिसता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पेंटोग्राफ हो गया। ठीक है, अब उस पेंटोग्राफ के बारे में अगर और एक्सप्लेन करना है तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें अगर, तो इसका जो पेंटोग्राफ आपका होता है यह स्टील के चैनल से बना हुआ एक पंचभुजी आकार का एक ढांचा होता है, जिस पर हम सामान्य कॉपर धातु की पत्ती से बने एक या दो पैन लगे होते हैं। ठीक है, पेंटोग्राफ को इंसुलेटर की सहायता से लोकोमोटिव के हम छत पर लगा देते हैं ताकि इंसुलेटर से पेंटोग्राफ को लोकोमोटिव से अलग किया जा सके। यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली है बात है आप लोगों के लिए कि पेंटोग्राफ को हम इंसुलेटर की सहायता से क्यों लगाते हैं, ताकि इंसुलेटर से जो पेंटोग्राफ है वो लोकोमोटिव से अलग किया जा सके। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या होता है, जो ओवरहेड से जो धारा लेते हैं हम, वो क्या करते हैं, लोकोमोटिव में भेजने के लिए पेंटोग्राफ में इंसुलेटेड केबल का यूज करते हैं। अब देखिए पेंटोग्राफ को लोकोमोटिव से इंसुलेटेड इसलिए कर रखते हैं हम, क्यों, ताकि ट्रेन में कोई भी करंट ना उत्पन्न हो पाए। ठीक है, इस पेंटोग्राफ को हम अप डाउन करने के लिए एक कंप्रेस एयर का यूज करते हैं। इसके लिए पेंटोग्राफ के असेंबली में ही एक एयर कंप्रेसर टैंक लगा होता है। तो ये था कि पेंटोग्राफ क्या होता है, पेंटोग्राफ का वर्क क्या होता है, यह ओवरहेड लाइन से कनेक्ट क्यों होता है और इसकी सहायता से आपका ट्रेन जो होता है कैसे ऑपरेट होता है, यहाँ पर आपने समझा। और साथ ही हमने आपको बताया पेंटोग्राफ का कंस्ट्रक्शन, यानी कि पेंटोग्राफ के में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, पेंटोग्राफ पर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है ना, इसलिए यहाँ पर पूरा डिटेल हमने बताया है। ठीक है, तो देखिए इस जो पेंटोग्राफ है आपका, पेंटोग्राफ को करंट कलेक्टर भी शायद बोलते हैं। हाँ, पेंटोग्राफ को करंट कलेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पर हमने लिखा है इसे धारा संग्राही, तो यानी कि इस पेंटोग्राफ का जो ऊपरी सिरा है वो ओवरहेड लाइन से ज़्यादा घिसे ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कार्बन की स्ट्रिप लगा देते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, ये पेंटोग्राफ है इस प्रकार से, तो ये जो ऊपर लगा होता है यहाँ पर हम कार्बन की स्ट्रिप लगाते हैं ताकि यह घिसे ना। अब देखिए पेंटोग्राफ वर्क कैसे करता है। देखिए जब भी हम लोकोमोटिव को हमको स्टार्ट करना होता है तो एयर कंप्रेसर क्या करता है, एयर कंप्रेसर टैंक की सहायता से पेंटोग्राफ को एयर कंप्रेसर की सहायता से हम ऊपर उठा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपका पेंटोग्राफ है वो ओवरहेड कंडक्टर से क्या होता है, चिपक जाता है और करंट कैरी करने लगता है। जब पेंटोग्राफ हमको नीचे करना होता है तो एयर को हम क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं और इसमें पेंटोग्राफ नीचे आ जाता है और लाइन से संपर्क टूट जाता है, जिससे लोकोमोटिव को सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। इस प्रकार एक लोकोमोटिव और पेंटोग्राफ जो है आपका कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर लोकोमोटिव की सेफ्टी के लिए उसके छत पर पेंटोग्राफ के साथ में सर्किट ब्रेकर लगा होता है, आइसोलेटर लगा होता है, सर्ज अरेस्टर लगा होता है, ताकि कभी भी लोकोमोटिव में अगर कोई फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर मेन सप्लाई को बंद कर सके और सर्ज अरेस्टर लाइटनिंग के समय लोकोमोटिव पर गिरने वाले आकाशीय बिजली को ग्राउंड कर सके और लोकोमोटिव सुरक्षित रहे। लोकोमोटिव का मतलब है यहाँ पर ट्रेन से, रेलगाड़ी से। ठीक है, तो ये होता है आपका पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ में कई सारे इक्विपमेंट भी लगे होती हैं जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है इसमें ओवरहेड लाइन इक्विपमेंट। ठीक है, यानी कि OLE। तो देखिए ओवरहेड लाइन इक्विपमेंट का उपयोग हम पेंटोग्राफ या इसी तरह के करंट कलेक्टर डिवाइस के माध्यम से ट्रेनों को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का सपोर्ट
और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। इसमें कैटेनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर, ड्रॉपर, इंसुलेटर एंड टेंशनिंग डिवाइस भी शामिल होता है। तो ये था आपका ओवरहेड लाइन इक्विपमेंट। इसके बाद इसमें इंसुलेटर भी यूज किया जाता है। इसके इस एसेसरीज की बात करें तो लीकेज करंट को रोकने और विद्युत सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए हम सपोर्ट स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर को अलग करने के लिए इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो बहुत सारे उपकरण हैं जो कि हम ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडक्टर रेल सिस्टम। ठीक है, कंडक्टर रेल सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा मेथड जो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पर अब जो आपका कंडक्टर रेल सिस्टम है ये क्या करता है, देखिए यह विधि क्या होता है, प्रायः दिष्ट धारा रेलवे में निम्न वोल्टा के लिए प्रयोग में लाई जाती है। विद्युत ट्रेन को विद्युत धारा की आपूर्ति या तो एक चालक पटरी द्वारा की जाती है अथवा दो चालक पटरियों द्वारा की जाती है। एक चालक पटरी में क्या होता है, ट्रैक रेल धारा की वापसी के लिए प्रयोग की जाती है, जबकि दो चालक पटरियों की दिशा में पथ पटरी धारा वापसी के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। कंडक्टर रेल प्रणाली का उपयोग जो है आमतौर पर विभिन्न प्रकार के ट्रैक विद्युतीकरण प्रणालियों में किया जाता है, जैसे कि आपका ट्रामवे हो गया, लाइट रेल सिस्टम हो गया और कुछ मेट्रो सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम और कई अन्य उपकरण यूज करते हैं। कुछ यहाँ पर हमने लिख दिया है, जैसे कि थर्ड रेल सिस्टम हो गया, सब स्टेशन इक्विपमेंट हो गया, सिग्नलिंग एंड कंट्रोलिंग इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सबका हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका फैक्टर अफेक्टिंग शेड्यूल्ड स्पीड, यानी कि शेड्यूल्ड स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि शेड्यूल्ड स्पीड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्रैक्शन सिस्टम में शेड्यूल्ड स्पीड का क्या मतलब होता है। तो देखिए ट्रैक्शन सिस्टम में शेड्यूल्ड स्पीड का मतलब है पहले से निर्धारित स्पीड, यानी कि प्री डिटरमाइंड या प्लान्ड स्पीड जिसे हम बोलते हैं, जिस पर व्हीकल या ट्रेन के ऑपरेट होने की उम्मीद है, यानी कि ये चीज़ पहले से निर्धारित है तो उस पर ऑपरेट होने की उम्मीद है। अगर इसको इंग्लिश में आपको बताएं तो देखिए इट इज टारगेट स्पीड सेट फॉर ऑल एफिशिएंट फॉर एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ द ट्रैक्शन सिस्टम। तो पहले से निर्धारित स्पीड होती है, जैसे कि कोई ट्रेन हो गया तो इसकी निर्धारित स्पीड होगी कि इसके स्पीड के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो शेड्यूल स्पीड को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए शेड्यूल स्पीड को सबसे पहले बताते हैं कि इसका मतलब कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए जो यह गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी तथा कुल समय, स्टेशन पर गाड़ी रुकने का समय प्लस गाड़ी द्वारा चलने में व्यतीत समय, इसका अनुपात होता है और शेड्यूल स्पीड इसी को बोलते हैं VS। ठीक है, शेड्यूल स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्नलिखित हैं। तो पहला इसमें है आपका अधिकतम गति। ठीक है, इसका प्रभाव निर्धारित गति पर मुख्य लाइन सेवा में काफ़ी अधिक पड़ता है, जबकि उपनगरीय व नगरीय सेवा में लगभग नगण्य रहता है। त्वरण भी इफेक्ट डाल सकता है। यदि शिखर गति का मान जो है वो स्थिर हो तो त्वरण का मान बढ़ने से कम दूरी के स्टेशनों के लिए निर्धारित गति का मान बढ़ता है तथा अधिक दूरी के स्टेशनों के लिए निर्धारित गति के मान में विशेष प्रभाव नहीं होता है। और इसमें नेक्स्ट है आपका मंदन। ठीक है, तो त्वरण की भांति उच्च मंदन का प्रभाव, जो उच्च मंदन है उसका प्रभाव कम दूरी वाले स्टेशनों के लिए निर्धारित गति पर अधिक पड़ता है तथा अधिक दूरी वाले स्टेशनों के लिए निर्धारित गति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेकिंग। तो मंदन के समय तीव्र ब्रेकिंग पर निर्धारित गति जो होगी आपका शेड्यूल स्पीड जो होगा वो उच्च होगा। नेक्स्ट है इसमें आपका स्टेशन पर गाड़ी रुकने का समय। तो यदि स्टेशन पर गाड़ी रुकने का समय जो है वो अधिक होगा तो निर्धारित गति क्या होगी, घट जाएगी। इसलिए उच्च निर्धारित गति प्राप्त करने के लिए गाड़ी का स्टेशन पर रुकने का समय कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एक इलेक्ट्रिकल ब्लॉक डायग्राम विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट एंड एसेसरी यूज्ड, यानी कि ब्लॉक डायग्राम बनाइए और इसमें जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसके बारे में लिखिए और एसेसरीज जो यूज होते हैं उसके बारे में लिखिए। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो होता है आपका एक प्रकार का रेलवे व्हीकल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से संचालित होता है। इसमें हम विभिन्न उपकरण और सहायक उपकरण होते हैं जो कि आवश्यक पावर, कंट्रोल एंड सेफ्टी फीचर क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको हियर इज एन इलेक्ट्रिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हम इक्विपमेंट या फिर एसेसरीज यूज किया जाता है इसके ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर दिखाए, यही इसी के बारे में आपको लिखना है।
तो पहला है आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम, दूसरा है करंट कलेक्टर, तीसरा है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर और चौथा है आपका रेक्टिफायर। तो इन सब के बारे में आपको एग्जाम में लिखना होगा। और यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है, यही आपको एग्जाम में बनाना होगा। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में ध्यान रखें, जो एग्जाम में डायग्राम बनाए यानी कि पेंटोग्राफ बना रहे हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना रहे हैं या फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर या फिर AC सॉकेट या फिर मोटर कंट्रोलर, तो इन सभी टर्म्स को, इन सभी जो आपको एसेसरी यूज की गई हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना, इसके मतलब इसके बारे में भी आपको लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा लिखा है, आप और भी पढ़ा करके लिख सकते हैं। क्योंकि यूडब्ल्यू का एग्जाम है तो आप लोग उतना ही लिखें जितना कंपलसरी हो, जितना लिखने से आपका आंसर पूरा हो जाए। इसमें आपको अन्यथा करके नहीं लिखना है कि लिखते चले जाए IMRE की तरह। ठीक है, अब क्वेश्चन है 4 नंबर का और आप लिखेंगे 2 पेज, तो आपका टाइम वैसे ही चला जाएगा इस सब्जेक्ट में। ठीक है, ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम को हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम जो होता है एक एक्सटर्नल सप्लाई होता है जिसमें ओवरहेड वायर्स या कैटेनरीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जो कैटेनरी सिस्टम होता है इसमें पावर ग्रिड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं और इलेक्ट्रिक पावर को लोकोमोटिव तो ट्रांसमिट करते हैं। ये चीज़ हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, करंट कलेक्टर आपको बता ही चुके हैं, पेंटोग्राफ जिसे बोलते हैं। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे केबल कलेक्टर हो गया, खंबा संग्राहक हो गया, कमान संग्राहक हो गया, पेंटोग्राफ संग्राहक हो गया। तो ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम में हम करंट कलेक्टर साधारणतः पेंटोग्राफ के रूप में होता है। इसके बाद इसमें हम ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का भी यूज करते हैं। तो जो आपका ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है वो हाई वोल्टेज AC पावर सप्लाई को कैटेनरी सिस्टम से लोकोमोटिव के ट्रैक्शन मोटर के लिए उपयुक्त लो वोल्टेज AC पावर में बदलने का काम करता है और यह वोल्टेज को कम करता है और लोकोमोटिव की विद्युत प्रणाली को बिजली की सप्लाई करता है। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट है आपका रेक्टिफायर। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये सब, ये टॉपिक नहीं है जो आपका इलेक्ट्रिकल ब्लॉक डायग्राम अभी हमने आपको बताया उसी में ये सब कंपोनेंट यूज करते हैं। तो उसका आपको उसके बारे में आपको थोड़ा सा टिप्पणी करना ही होगा। ठीक है, तो जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर जो होता है AC पावर को ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर से DC में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। और यह क्या करता है, आमतौर पर डायोड का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत प्रवाह के अनडायरेक्शन प्रवाह में परिवर्तित करने के लिए होता है। इसमें अब काफी ज्यादा है, एक और देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इंजन की छत पर 2 विद्युत रोधकों के बीच एयर सर्किट ब्रेकर लगा होता है। यह क्या करता है, उच्च वोल्टता की सप्लाई को सुरक्षा की दृष्टि से उच्च वोल्टता सिस्टम से जोड़ने तथा खोलने का कार्य करता है। एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में आमतौर पर सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में निम्न सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि ओवरलोड से सुरक्षा हो गया, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका ट्रैक्शन मोटर है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मोटर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए यूज होने वाले मोटर्स। ठीक है, तो देखिए विशिष्ट अनुप्रयोग और आवश्यकताओं के आधार पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए कई प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर बात करें तो पहला इसमें आपका है 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, इन मोटर की संरचना जो होती है वो सरल होती है, लेकिन इनका स्टार्टिंग टार्क जो होता है और DC सीरीज की मोटर की तुलना में कम होता है। इनकी स्टार्टिंग टार्क जो होती है काफी ज्यादा अधिक होती है, इसलिए स्टार्टिंग ऑपरेशन के लिए उच्च धारा नियंत्रक की आवश्यकता पड़ती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग जो होता है ट्रैक्शन मोटर में बहुत कम किया जाता है। ज्यादातर उपयोग किया जाता है यहाँ पर देखिए DC सीरीज मोटर। ठीक है, तो देखिए DC सीरीज मोटर, इस मोटर की मुख्य विशेषता क्या होती है, यह होती है कि ये लो स्पीड पर हाई टार्क तथा हाई स्पीड पर लो टार्क उत्पन्न करते हैं, जो कि ट्रैक्शन कार्यों के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। अब देखिए ट्रेन को स्थिर अवस्था से गति अवस्था में लाने के लिए और त्वरित करने के लिए स्टार्टिंग टार्क जो होना चाहिए वो काफी ज्यादा हाई होना चाहिए। तो ये मोटरें जो होती है संरचना में सरल और मजबूत होती है, इनका स्टार्टिंग टार्क जो होता है हाई होता है और इसमें ओवरलोड यानी कि अतिभार सहने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये मोटरें जो होती है ट्रैक्शन सर्विस के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका इसमें आपका प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी मोटरें। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए हम इस मोटर का भी यूज करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कार्यों के लिए कई प्रकार के सिंगल फेज मोटरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कंपेंसेटेड AC सीरीज मोटर
अन्य मोटरों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होती हैं। इनको क्या करते हैं 300 वोल्ट व 725 आरपीएम तक की क्षमता में बनाए जाते हैं। ये मोटरें मेन लाइन सर्विस के लिए कई अन्य देशों के साथ साथ भारतवर्ष में भी सफलतापूर्वक प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका पावर सप्लाई अरेंजमेंट। टॉपिक है पावर सप्लाई अरेंजमेंट, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में पावर सप्लाई का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ट्रैक्शन पावर सप्लाई अरेंजमेंट का अर्थ है ट्रेनों या अन्य विद्युत चालित परिवहनों को विद्युत शक्ति प्रदान के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणालियों से है। ये जो अरेंजमेंट होता है सामान्यतः ट्रेन के प्रकार, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर रिक्वायरमेंट जैसे फैक्टर के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पर बना देना होगा, काफ़ी बड़ा डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होगा अगर ये टॉपिक आएगा तो, पावर सप्लाई अरेंजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ठीक है, अब एक दो टॉपिक शायद और बचा है, इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग टॉपिक ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस टॉपिक को हम देखते हैं। तो देखिए विद्युत इंजन को प्रचालित करने के लिए यानी कि ऑपरेट करने के लिए मोटर को विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है। हम जानते हैं जब कोई मोटर रेस्ट पोजीशन यानी कि जब कोई मोटर नहीं चलती है, रुकी रहती है, तो इस कंडीशन में मोटर का आर्मेचर जो है एक लो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। अतः यदि मोटर का आर्मेचर जो है को सीधा हम सप्लाई से जोड़ देंगे तो उसमें एक बहुत लार्ज करंट फ्लो होगा जो कि मोटर के आर्मेचर को हानि पहुंचा सकता है या मोटर के आर्मेचर वोल्टेज के इंसुलेशन को जला सकता है। अतः मोटर की स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टार्टर में होता क्या है, स्टार्टर में एक हाई वेरिएबल रेजिस्टेंस को आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है और मोटर के स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि मोटर को डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो निम्न इफेक्ट होंगे। कौन कौन से, स्पार्किंग हो सकता है कम्यूटेटर में, रिस्क रहेगा आर्मेचर के इंसुलेशन का रिस्क रहेगा और सप्लाई वोल्टेज के इंटरप्शन का चांस हो सकता है। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इसमें इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्टार्टर फॉर सीरीज मोटर यानी कि सीरीज मोटर के लिए स्टार्टर, तो देखिए ट्रैक्शन मोटर के रूप में मुख्यतः हम डीसी सीरीज मोटर या एसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। अब इसमें पहला है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो देखिए श्रेणी मोटर के स्टार्टर में एक उचित मान का परिवर्तित प्रतिरोध होता है जिसे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे मोटर स्टार्ट करते समय आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित करते हैं। जैसे जैसे मोटर गति प्राप्त करती है परिवर्तित प्रतिरोध भी। अब देखिए इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में ब्रेकिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जैसे इसका जो गतिज ऊर्जा होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ट्रैक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना रिस्की हो जाता है। अतः गार्ड जो आपका ट्रैक्शन सिस्टम है इसकी ब्रेकिंग प्रणाली यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम जो है जितना ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ होगा, उस संकर्षण सिस्टम यानी कि ट्रैक्शन सिस्टम उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में 3 टाइप के होते हैं ब्रेकिंग में, प्लगिंग, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग और पुनर्जनन ब्रेकिंग। तो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं तीनों ही हम इसमें समझेंगे कि ये क्या होते हैं।